हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कक्षा 12 जीव विज्ञान में आज का टॉपिक हमारा जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले आप बातें की थी मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में, उत्परिवर्तन के बारे में, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और किस किस के बीच होता है। जैसे कि बताया था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और नेक्स्ट हमारा संख्यात्मक उत्परिवर्तन, संरचनात्मक उत्परिवर्तन, इनके बारे में बातें की थी। आज है हमारा जीन उत्परिवर्तन। इससे पहले जीन उत्परिवर्तन के बारे में आपको बताया था मैंने, एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। यानी कि अचानक परिवर्तन होता है तो क्या होगा, नई जीन्स तैयार होगी। जब नई जीन्स तैयार होगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी चेंज हो जाती है, इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, देखिएगा, यदि जीन उत्परिवर्तन की बात करें हम तो इस जीन उत्परिवर्तन होता क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि जीन उत्परिवर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे बताओगे, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है। आपको सीधा 2 वर्डों में आंसर यही देना है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, कि ये जो जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले डीएनए व आरएनए, क्योंकि डीएनए आरएनए क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारी बॉडी में होता है वो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए नहीं होता है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, होता तो है लेकिन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, ओनली डीएनए ही करता है ये चीज। ठीक है, तो डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में जो परिवर्तन आता है, जीन का जो परिवर्तन होता है क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। यदि डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना को हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो जीन में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के उत्परिवर्तन द्वारा क्या करते हैं हम, क्या होता है, एक डिजीज का नाम होता है, एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। मैं इस रोग को बताऊंगा, आपको डिटेल में लिखाऊंगा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये इंग्लिश का नाम है, हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, दात्र कोशिका अरक्तता बोलते हैं। अब होता क्या है इस रोग में, इस रोग में जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी आरबीसी होती हैं, तो आरबीसी की जो साइज होता है वो कैसी होती है, गोलाकार की होती है, इस प्रकार की होती है। तो ब्लड हमारे जो आर्टरी और वेन्स होती है उनमें फ्लो होता है, बहता है। तो इन आरबीसी का जो साइज होता है गोल ना होकर ये हंसियाकार हो जाता है, दांत इस प्रकार, यानी कि दरांती के आकार का। आप देखते हैं चारा काटते हैं खेतों में या धान काटने के लिए दरांती होती है, तो इसी टाइप की होती है। तो इसको बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, यानी कि खून की कमी हो जाती है। अब कमी किस प्रकार से होती है देखिएगा, जब हमारी आरबीसी का साइज इस प्रकार का हो जाता है तो क्या होता है, जब ये आरबीसी हमारी धमनी में या वेन्स में फ्लो करती है, बहती हैं, तो एक गुच्छा बन जाता है। जब गुच्छा बन जाता है, सपोज करें कि एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा मैं, देखिएगा ये हमारी आर्टरीज है इस तरह से, और ये आरबीसी हमारी फ्लो हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें यदि दात्र कोशिका अरक्तता है, ये डिजीज है, तो सपोज करा यदि ये यहां पर आके एक जगह गुच्छा बन जाए, इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए, तो इधर ब्लड का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। जब इधर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो जिस बॉडी के पार्ट में ये ब्लड को लेके जा रही हैं तो वहां O2 का परिवहन नहीं होगा। जब O2 का परिवहन नहीं होगा तो क्या होगा, O2 की कमी हो जाएगी। जब O2 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसका एक ग्राफ होगा, जब मैं इसको रोग को पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसको एक ग्राफ के द्वारा ये एक प्रकार से कैसे ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अब बेसिक नॉलेज पर इतना ही ध्यान रखना आपको कि इसमें किस प्रकार का ये रोग होता है और किसके कारण होता है। यानी कि O2 की कमी हो जाती है, जिससे आरबीसी का साइज हंसियाकार हो जाता है या दरांती के आकार का हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला देखा इसमें जीन उत्परिवर्तन के प्रकार। जीन उत्परिवर्तन के प्रकार, पहला प्रकार देखा प्रतिस्थापन, दूसरा प्रकार दे रखा है
विलोपन, और तीसरा प्रकार दिया हुआ है निवेशन। क्लियर? प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और विलोपन को बोलते हैं DELETION। इसको निवेशन को बोलते हैं INSERTION। क्लियर? देखिएगा, अब प्रतिस्थापन क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको। देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है, क्या है सब्स्टिट्यूशन में, वह उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए श्रृंखला से एक या अधिक क्षारक युग्मक, जिसमें डीएनए श्रृंखला, जो हमारी डीएनए श्रृंखला होती है, तब उसका डीएनए मैंने बताया था द्विखंडित आकार की संरचना होती है डीएनए श्रृंखला से क्या एक या अधिक क्षारक युग्मक दूसरे युग्म में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिस्थापन बोलते हैं। यह भी क्या होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। यदि इसकी बात करें हम, तो यह भी हमारा कितने का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संक्रमण। पहला होता है संक्रमण, दूसरा होता है अनुप्रस्था। संक्रमण को बोलते हैं ट्रांसिशन। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में एक प्यूरिन्स के स्थान पर दूसरा प्यूरिन्स आ जाता है। एक प्यूरिन्स के स्थान पर क्या होता है, दूसरा प्यूरिन्स आ जाता है। प्यूरिन्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए में दो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्लियर? तो प्यूरिन्स में कौन कौन से होते हैं, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करा कि इसमें अभी बताया प्रतिस्थापन में, पहले संक्रमण में क्या कि एक प्यूरिन्स के स्थान पर दूसरा क्या होता है, पिरिमिडिन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसके स्थान पर पिरिमिडिन आ जाता है कोई सा। ठीक है, जैसे एक ए और जी है और जी और टी हो जाता है। ए रिवर्सिबल एरो लगाइएगा इसमें, और जी, और इसके स्थान पर, जी के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, जी रिवर्सिबल एरो, आगे कौन सा होगा, टी आ जाएगा, थायमिन। यानी कि एडेनिन ग्वानिन के जैसे दोनों प्यूरिन क्षारक है हमारे, एडेनिन और ग्वानिन, तो जब इसका प्रतिस्थापन होगा तो जो एडेनिन था, एडेनिन के स्थान पर क्या आ गया हमारा, थायमिन आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, जीन्स में परिवर्तन कैसे होता है प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा अनुप्रस्थता, ट्रांसवर्जन बोलते हैं जिसको। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्यूरिन क्षार के एक स्थान पर पिरिमिडिन क्षार के स्थान पर प्यूरिन्स आ जाते हैं, यानी कि अदला बदली हो जाती है। प्यूरिन्स के स्थान पर क्या आ जाता है, पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने सेम यही बताया अभी, क्या होगा, एक तो ये हो गया एडेनिन और कौन सा, थायमिन, ग्वानिन और थायमिन। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन, और नेक्स्ट क्या है, साइटोसिन और एडेनिन। ये क्षारक हमारे चेंज हो जाते हैं। क्लियर? रिवर्सिबल एरो से लगा हुआ, क्योंकि अदला बदली हो जाती है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट पॉइंट हमारा विलोपन। डिक्लेशन की बात करें, विलोपन की बात करें, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षारक बाहर निकल जाते हैं। एक जो श्रृंखला होती है, चैन होती है डीएनए की, उसमें क्या होता है, एक या अधिक क्षारक इस चैन से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, एक भी क्षारक निकलने से प्रोटीन संश्लेषण के लिए
भेजा जाने वाला संदेश आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है और एक नया क्रम बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या तात्पर्य है कि विलोपन के द्वारा क्या होता है, कोई एक क्षारक बाहर निकल जाता है। जब एक क्षारक बाहर निकल जाता है तो उससे क्या होता है, एक नया फ्रेम तैयार हो जाता है। जब नया सपोज इसमें से हम एक क्षारक बाहर निकालते हैं तो एक नया फ्रेम तैयार हो गया ना 3 का, अब 4 थे इसमें, तो यही प्रोसीजर होता है इसमें। निवेशन की बात करें, निवेशन में क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है उसमें एक या एक से अधिक क्षारक जुड़ने के, उसमें विलोपन में निकल रहा है, निवेशन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें एक क्षारक जुड़ जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या जीन उत्परिवर्तन, उसके प्रकार थे, कितने प्रकार का होता है और किस तरह से होता है। आगे है छोटा सा पॉइंट है एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। इसको रफ कर देता हूं। बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, देखिएगा। पॉइंट म्यूटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिएगा कि जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी के समझ में ना आए आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से सुन सकते हैं और लिख सकते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन किसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सकल, यानी कि ग्रॉस म्यूटेशन। ग्रॉस म्यूटेशन की बात करें यदि हम, तो जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारक का पूरा जीन भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी बिंदु उत्परिवर्तन और सकल उत्परिवर्तन की। ठीक है, आगे इधर रखा है नेक्स्ट पॉइंट है उत्परिवर्तन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता होगी, हम विशेषताओं की बात करें उत्परिवर्तन की, तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। विशेषताएं आप लिखिएगा। पहला पॉइंट होता है उत्परिवर्तन जीवों में अचानक पैदा होते हैं। ये पहली विशेषता क्या है हमारी, कि जो उत्परिवर्तन होते हैं हमारे क्या होते हैं, जीवों में अचानक पैदा होते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है, सेकंड है उत्परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था ए रिवर्सिबल एरो टी। रिवर्सिबल क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये किसी आगे इस दिशा में भी हो सकता है और इस दिशा में भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विशेषता क्या है हमारी, उत्परिवर्तन के कारण नए गुण उत्पन्न होते हैं जिससे नई जाति पैदा हो सकती है। मैंने बताया आपको कि जीन में जो चेंजिंग, डीएनए में जो चेंजिंग करेंगे हम, परिवर्तन करेंगे, उसके द्वारा क्या होगा, नई नस्ल पैदा होती है, नई जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जन्म कोशिका में जो हमारी जन्म कोशिका होती है उसमें जो क्या बोलेंगे उनको, कि जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो वंशागत होते हैं। जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं उनमें यदि हमने चेंजिंग किया, परिवर्तन किया है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो वंशागत हो जाते हैं। एक पीढ़ी, वंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट है अंगों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है या उनके जो उत्पत्ति होती है, उनको हम उनके आधार पर भी उत्परिवर्तन को समझा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जीन यानी कि म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। इससे पहले वीडियो यानी कि 2 वीडियो बनी है इसके ऊपर, उत्परिवर्तन के ऊपर। पहली मैं इसके प्रकार बताए थे और आज हमारा जीन उत्परिवर्तन था, उसके बारे में बातें की हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे आनुवांशिक विकार के बारे में, यानी कि जो हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, आनुवांशिक विकार होते हैं, वो किसके कारण होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।